नमस्कार। आप देख रहे हैं द झारखंड मेल और मैं आपके साथ नवीन हूं। आज से द झारखंड मेल ने एक नया सेगमेंट शुरू किया है और आज से हम जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर रहे हैं उनके निजी जीवन, उनके व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के साथ साथ उनके जो कार्यों की उपलब्धि है, उनके क्षेत्र की जनता ने जो जब उनको चुना तो उसके उपरांत उनकी जो उपलब्धियां हैं और उसके साथ ही उन्होंने आगामी वर्षों में आगामी जो उनके कार्यकाल का समय शेष है वो आगामी वर्षों में उन्होंने क्या तय किया है कि वो अपनी क्षेत्र की जनता के लिए क्या करने वाले हैं और बाकी ऐसी कुछ व्यक्तिगत जीवन के कुछ अनछुए पहलू और उनके जो शुरुआत के सामाजिक जीवन रहे हैं उन्हीं पर आज चर्चा करूंगा। और ये विधायक नामा आज से शुरू हो रहा है। आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत कर रहा हूं और मेरे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं झारखंड विधानसभा क्रम संख्या 1 से राजमहल विधानसभा से वहां के यशस्वी विधायक श्री अनंत कुमार ओझा जी के साथ आज हम विधायक नामा शुरू कर रहे हैं। आदरणीय अनंत ओझा जी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड पर। अनंत ओझा जी, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि आपका संघ से जुड़ाव 1982 में होता है, विद्यार्थी परिषद से आप 87 में जुड़ते हैं, तो ये संघ और विद्यार्थी परिषद ही क्यों चुना आपने? क्या वजह रही इसके पीछे, संघ और विद्यार्थी परिषद में आने के पीछे? में ही जब राष्ट्रीय विचार या राष्ट्रीय भावों के साथ जब मन में विचार आते थे और वैसे विचारों के उस समय के जो संघ के प्रचारक थे उनका निरंतर संवाद, वैसे विचारों भावों को मन के अंदर तैयार करना, इस कारण से संघ का के साथ जुड़ा हुआ। बाद के दिनों में जब कॉलेज के में प्रवेश हुआ तो कॉलेज में प्रवेश के साथ ही जो छात्रों की समस्याएं थी, जो मन के अंदर जो बीजारोपण संघ ने किया था, उस भाव के कारण जब कॉलेज में प्रवेश होता है तो निश्चित रूप से कॉलेज में प्रवेश के समय में इस प्रकार के विचारों के साथ, भावों के साथ जुड़े रहने के कारण विद्यार्थी परिषद उस समय उतनी व्यापकता नहीं थी। जब हम लोग उस संपर्क में आए थे, संगठन का काम होता था, बढ़ता था, फिर आता था, फिर होता था, लेकिन ये लगा कि यह एक अच्छा वातावरण है, अच्छा एक परिवेश है जहां हम जैसा सोचते हैं, हमारा मन जैसा सोचता है, उस प्रकार के विचारों का यहाँ मानने वाले लोग हैं। यहाँ स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते हैं। तो यह भाव जो है मन के अंदर प्रवेश किया और उस समय के जो संगठन करता थे विद्यार्थी परिषद के, उनका भी योगदान को हम आज निश्चित रूप से याद करेंगे। तो उस समय जो प्रवासी कार्यकर्ता आते थे वो निरंतर पीछे लग करके संवाद करके और एक कार्यकर्ता को तैयार करना, क्योंकि मैं उनके प्रति आभारी हूं कि एक कार्यकर्ता निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है। समाज के लिए तैयार करना यह बहुत जटिल है वास्तव में, और वो निरंतर प्रक्रिया है। तो वो हमारे जो संगठन के कार्यकर्ता थे उस सब लोगों ने सृजन करके फिर विद्यार्थी परिषद के भाव के साथ हम जुड़ने का काम किया। एक चीज मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप बंगाल के आसपास के क्षेत्र से हैं, बंगाल की सीमा लगती है, उस समय बिहार था, बंगाल की सीमा लगती है। बंगाल में वामपंथ उस समय बहुत चरम पर था और एक युवा तरुणाई, ठीक बगल में आपका बंगाल है, बंगाल से वो इलाका आज भी प्रभावित होता है, आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। तो ये फिर आप उधर दक्षिण की ओर क्यों मुड़े, क्योंकि वामपंथ तो आपके बिल्कुल नजदीक था? नहीं, ये दक्षिण पंथ उसको नहीं कहें हम, यह कहे राष्ट्रीय विचारों के साथ हम जुड़े। क्योंकि देश के अंदर आपको ध्यान में होगा कि 87 के समय में ही इस क्षेत्र विशेष में जो घटनाएं घट रही थी और जो घटनाएं, जो राष्ट्रीय भाव था, विशेष करके विदेशी घुसपैठियों के द्वारा इस क्षेत्र में उस समय जब हम बातें कहते थे तो लोगों को लगता था कि स्थानीय भेदभाव के हिसाब से करेंगे। बांग्लादेशी घुसपैठियों के जो दुष्प्रभाव हो रहे थे क्षेत्र में, इस प्रकार से घुसपैठिए यहाँ के इलाके को प्रभावित कर रहे थे, यहाँ की जनसंख्या को प्रभावित कर रहे थे, कैसे प्रवेश हो रहा था बांग्लादेशियों का इस इलाके में। तो ये सब चीजें तो खैर बाद के दिनों में जुड़ते चली गई और वह उन विषयों को लेकर के जो संघर्ष था अपना, उन विषयों को लेकर के जो लड़ाई थी, विद्यार्थी परिषद ने 90 के दशक में बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ जो एक संघर्ष किया, एक वातावरण निर्माण का संघर्ष किया, खास करके जो बिहार का एकीकृत बिहार जो था, जिस समय बिहार के जो सीमांचल के जिले हैं उन जिलों में, झारखंड के साहेबगंज, पाकुड़, इधर भागलपुर, तो ये जो जिले थे जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के
जो प्रभाव के कारण घटनाएं लगातार घट रही थी, उसको राष्ट्रीय पटल पर लाने का काम और एक संघर्ष का वातावरण देने का काम, यह काम विद्यार्थी परिषद के माध्यम से हम सब लोगों ने उस समय नेतृत्व करता आदरणीय हरेंद्र प्रताप जी और उस समय जो संगठन के लोग थे, उन्होंने एक वातावरण बनाया था। आपको यह सौभाग्य प्राप्त है कि झारखंड में आप माँ गंगा के किनारे हैं, तो गंगा जी को लेकर के जो बाकी अन्य लोगों का जो भाग्य है झारखंड के, बाकी आपका जो भाग्य है वो गंगा जी को लेकर बेहतर। क्या शुरुआत में रहे आपके गंगा जी को लेकर के आपकी दृष्टि रही, और अभी फिर आपने जब जनप्रतिनिधि के तौर पर अपना काम करना शुरू किया तो गंगा जी को लेकर के मन में क्या कल्पनाएं थी, और अभी तक आपने क्या किया है जिसपे लगे कि आप स्वयं संतुष्ट हो या आगे बहुत कुछ करना हो गंगा जी? देखिए, हम तो सौभाग्यशाली हैं, आपने जैसा बताया नवीन जी कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि माँ गंगा का सानिध्य हम सबको मिला है। बचपन जो है माँ गंगा के किनारे, माँ गंगा के रेतों में, माँ गंगा के जो कलकल अविरल प्रवाह है उस प्रवाह के साथ खेलने का बचपन से सौभाग्य मिला है। हम सब लोग शुद्ध रूप से गंगा के किनारे ही मतलब बसने वाले लोग थे, और गंगा और हम सबके जीवन में बहुत ही संबंध रहा। प्रारंभ के समय में भी जो गंगा से जुड़ा हुआ विषय रहता था, उसमें चाहे वो विचार परिवार के नाते, जो राष्ट्रीय विचार थे उसके नाते जब यात्राएं होती थी उस समय भी गंगा को लेकर के, क्योंकि एक विषय आज का नहीं है, ये विषय बहुत लंबे, चाहे स्वामी चिन्मयानंद जी की यात्रा हो, चाहे आदरणीय उमा भारती जी की यात्रा हो, चाहे अनेक ऋषि मुनियों और आदरणीय गोविंदाचार्य जी की यात्रा, उन अभियानों से, राष्ट्रीय विचार के कारण उन अभियानों से जुड़ने का मुझे अवसर मिला। और जब यहाँ की जनता ने जनप्रतिनिधि के रूप में एक अवसर दिया तो यह लगा कि यह जो विकास का जो आयाम है, माँ गंगा जो जीवन दायिनी है, माँ गंगा जो मोक्ष दायिनी है, इस माँ गंगा के लिए भी एक जनप्रतिनिधि के नाते जो जिम्मेदारी है उसको करना चाहिए। और यह हमारा सौभाग्य था कि हम ऐसे समय में विधायक बने जब देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का इस देश के प्रधानमंत्री बने, और नरेंद्र भाई मोदी जी ने माँ गंगा को अविरल और निर्बल प्रवाह के लिए अनेक उन्होंने योजनाएं शुरू की। आदरणीय उमा भारती जी का सानिध्य हम सबको मिला, विशेष उनका आशीर्वाद मिला। आदरणीय उमा भारती जी भारत सरकार के माननीय मंत्री थी, उनका यहाँ आना हुआ, और अनेक योजनाओं का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के निर्देशन में, आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय रघुवर दास जी और केंद्रीय मंत्री श्री उमा भारती जी के आशीर्वाद से इस साहेबगंज और राजमहल में अनेक योजनाओं का सूत्रण और क्रियान्वयन करने का काम किया। आज हम कह सकते हैं कि झारखंड का पहला जो सीवरेज है वो साहेबगंज नगर परिषद का वो बनकर के तैयार हो गया। यहाँ सुविधाएं मिलनी प्रारंभ हो गई। कुछ कमियां हैं, उस कमियों को धीरे धीरे सीवरेज और समाज मिल करके उन कमियों को भी ठीक करने का काम कर रहे हैं। यह एक पहला उदाहरण आपको मिलेगा। 137 करोड़ की लागत से साहेबगंज झारखंड का वो पहला शहर बना जो सीवरेज युक्त हो गया। दूसरा, साहेबगंज का एक और शहर है हमारा, नगर पंचायत है राजमहल, वहाँ भी 57 करोड़ से अधिक की लागत से वहाँ सीवरेज का काम तेजी से चल रहा है। प्रारंभ में जब कई चीज़ें बनती है नहीं होती है तो लोगों को भी थोड़ा एडजस्ट होने में कठिनाई होती है, लेकिन देर सवेर ये चीज़ें, यह माँ गंगा के किनारे होने के कारण जो गंगा नाला बहता था उसमें धीरे धीरे रोकने की दिशा में एक प्रयास ये हो रहा है। वहीं दूसरी ओर माँ गंगा के किनारे जो घाट थे हमारे यहाँ, आज 13 घाट एनपीसीसी के माध्यम से जिले के तहत बनकर के तैयार है। बहुत खूबसूरत घाट है, लेकिन विगत कुछ वर्षों में जो आ रहा है उस घाटों का रख रखाव का जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिस प्रकार से शासन का, सरकार का ध्यान होना चाहिए, उसके रख रखाव की थोड़ी कमी है। मुझे लगता है कि देर सवेर इसको भी विकसित हो जाएगा। तो यह एक पर्यटन के दृष्टिकोण से भी इस क्षेत्र को विकसित करने की दिशा में ये जो घाट है, उसी के साथ साथ गंगा किनारे वृक्षारोपण का काम हो, माँ गंगा के किनारे आरती का काम हो, लोक जागरण का काम हो। आपने देखा होगा कि कल ही हम लोगों ने भारतीय जनता युवा मोर्चा का अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के आह्वान पर पॉलिथीन रोधी कार्यक्रम चल रहा है, पॉलिथीन का कम प्रयोग करें लोग। और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने माँ गंगा के किनारे जाकर के घाटों की सफाई पर किया, लोगों को जागरण किया कि गंगा घाट का कैसे साफ सफाई रखना है। तो माँ गंगा के साथ हम सबका आत्मीय रिश्ता है, और न केवल हमें जनप्रतिनिधि होने के नाते बल्कि यहाँ के जन जन के साथ मन में माँ गंगा के प्रति है। यहाँ के लोगों का रोजी रोटी से लेकर के और कई ऐसे संबंध
गंगा के किनारे रहने वाले लोगों के जीवन पर उसका असर है। लेकिन एक आपके माध्यम से जरूर हम शासन से कहना चाहेंगे, चाहे वो बिहार का मामला हो चाहे झारखंड का मामला हो, कि ये जो फरक्का बैराज बना है, फरक्का बैराज बनने के कारण डिप्रेशन हो रहा है, उसके कारण से हम लोग को हमेशा बाढ़ का खतरा बना रहता है। दूसरा, उसके कारण से उसका जो भी अभियंत्रण विभाग के अधिकारी होंगे उनके द्वारा सही पर्यवेक्षण नहीं करने के कारण ये पूरे जो गंगा, हमारा विधानसभा पूरा गंगा किनारे मुहाने पर स्थित है, और गंगा के किनारे के मुहाने के रहने कारण मैंने देखा है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कई बार इस मामले को उठाए हैं। इसका सबसे और सीधा असर उस फिल्ट्रेशन का हमारे विधानसभा क्षेत्र पर पड़ता है, क्योंकि फरक्का बैराज के सबसे मुहाने पर हमारा ही क्षेत्र है। पूरा 83 किलोमीटर मां गंगा का किनारा है हमारा, तो निश्चित रूप से उससे असर पड़ता है। और आपने निश्चित रूप से, मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने माँ गंगा के विषय को सुना है और आपने अवसर दिया, इसके लिए आपको हृदय से मैं साधुवाद देता हूँ। बिल्कुल। चलिए, मैं आपने मुझे साधुवाद दिया, लेकिन अब एक सवाल जो है वो जनता का सवाल है, मैं आपसे पूछता हूँ। आपने 2014 का चुनाव लड़ा, 2014 में आप चुनाव जीत गए। 2019 में चुनाव में आपने वादा किया था कि माँ गंगा का ब्रिज बनेगा तब हम वोट मांगने आएंगे। ब्रिज तो अभी तक नहीं बना। नवीन, जिसको थोड़ा सुधार देते हैं। 2014 के चुनाव में जब हम आए थे तो उस समय मुझे विश्वास था आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी पर, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी अक्सर एक बात कहते थे कि पूर्वोत्तर के विकास के बिना शेष भारत का विकास का सपना अधूरा रहेगा, और ये इस बात को लेकर के हमारे मन में भी था। और जब मैं 2014 के चुनाव में गया तो अपने क्षेत्र में घूमने गया, क्योंकि हमारे यहाँ आप समझिए कि लगातार मैंने इस बात को झारखंड विधानसभा में अपने पहले प्रश्न में भी कहा था कि जब गंगा पुल को आवाज आजादी के बाद से ही गंगा पुल को लेकर के इस क्षेत्र के लोग मांग करते आ रहे हैं, और ये केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित था। जब चुनाव का समय आता था तो फिर वो गंगा पुल बनाएंगे, गंगा पुल बनाएंगे। मैंने जनता से, चूंकि एक छात्र नेता होने के कारण हम सबके मन में हमेशा से परिवर्तनकारी स्वभाव रहा है, और हमने कहा कि नहीं, ये केवल बयानबाजी नहीं होना चाहिए। मैंने सीधे लोगों से कहा कि अगर मेरे कार्यकाल में गंगा पुल का काम चालू नहीं हो पाया तो दोबारा अनंत ओझा खुद के लिए आपके दरवाजे पर वोट मांगने नहीं आएंगे। और बिल्कुल इस बात यही को मैंने भी सुना है। 2014 के चुनाव में मैं हूबहू शब्द आपको प्रयोग कर रहा हूँ। मैं जब काउंटिंग में मुझे लोगों का आशीर्वाद मिला 2014 के दिसंबर में, 23 दिसंबर को, मैं जब मतगणना में प्रमाण पत्र मिला, मेरे मीडिया के कई साथी बोले भी, अभी भी वो रिकॉर्डिंग होगा उपलब्ध यहाँ के स्थानीय मीडिया के बंधुगण के पास। उन्होंने कहा कि अरे अब चुनाव खत्म हो गया, अब कम से कम यह असंभव काम आप बोल रहे हैं। मैंने कहा कि मैं पुनः वही संकल्प दोहराता हूँ कि अगर मेरे कार्यकाल में काम चालू नहीं हो पाया, दोबारा आपके दरवाजे पर वोट मांगने नहीं आएंगे। और इस विश्वास के साथ, क्योंकि मुझे नरेंद्र भाई मोदी जी पर भरोसा था, मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर भरोसा था, मुझे नितिन गडकरी जी पर भरोसा था, और इसी भरोसा के साथ एक कार्यकर्ता होने के नाते जब जनप्रतिनिधि के रूप में चुना तो विधानसभा के अंदर, क्योंकि मुझे जनता ने विधानसभा के लिए चुनकर भेजा था, और सदन के अंदर मैंने प्रश्न के माध्यम से अपनी ही सरकार को घेरा, माननीय नितिन गडकरी जी से मिला, लगातार हमारे पार्टी के जो हमारे नेतृत्व समूह है, हमारे सांसद हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, सब लोगों ने इस आवाज को, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति बैठकों में भी, राजनीतिक प्रस्ताव में भी इस मामले को हम उठाते रहते थे, ताकि ये हमारा जो एजेंडा बनेगा चुनाव में, यह एजेंडा का हिस्सा रहे। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उसका शिलान्यास हुआ और तेजी के साथ गंगा पुल का काम हो रहा है। और इस चुनाव में, जिस चुनाव के बारे में आपने कहा है 2019 के चुनाव में, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों को भी बताना चाहते हैं कि झारखंड में एकमात्र साहेबगंज जिला ही ऐसा है जहां मां गंगा का अविरत प्रवाह होता है। जब पुल बनने की बारी आई तो फरक्का में लोगों ने बना दिया, जब पुल बनने की बारी आई, मैं कहीं का विरोधी नहीं हूं, लेकिन यहाँ इस क्षेत्र को कैसे लोगों ने उपेक्षित रखा था, इस प्रकार से उपेक्षित रखा था, यह भाव आपके साथ शेयर करते हैं कि जब पुल बनने की बारी आई तो फरक्का में लेकर चले गए, बनने की बारी आई तो मुंगेर बन गया, बनने की बारी आई तो भागलपुर में बन गया, बनने की बारी आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे 10-10 किलोमीटर पर पुल बनने का काम हो गया है, गंगा पर पुल बना है। लेकिन इस झारखंड के का मात्र 83 किलोमीटर का ये क्षेत्र है, यहाँ एक भी पुल नहीं बना था। अब इस पुल का काम प्रारंभ हो गया है।
आने वाला समय में माननीय नितिन गडकरी जी भी आए थे 2019 के चुनाव में हमारे, और उन्होंने भी वचनबद्धता दे करके गए हैं कि राजमहल से मानिकचक, ये झारखंड को बिहार से जोड़ने का काम करेगा, वो राजमहल से मानिकचक झारखंड को बंगाल से जोड़ने का काम करेगा। और वह भी प्रयास है कि इस कार्यकाल में उस पुल का भी शिलान्यास हो जाए। मुझे विश्वास है अपने पार्टी के नेतृत्व पर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर, नितिन गडकरी जी पर, कि निश्चित रूप से इस काम को वो करेंगे। पोर्ट निर्माण में गति वो नहीं है जो गति होनी चाहिए। देखिए, बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का यहाँ निर्माण हुआ है और उस बंदरगाह के प्रथम फेज का काम पूरा हो गया। कई प्रकार के उसमें अभी और किसी स्तर पर काम होना प्रारंभ है। थोड़ा निश्चित रूप से भू अर्जन को लेकर के भी कई प्रक्रियाएं अधूरी पड़ी हुई है, वो लंबित है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आदरणीय नितिन गडकरी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी और जो मंत्री हैं उनके, मांडवी जी, इनका भी लगातार संवेदनशीलता है के साथ लगे हैं, लगातार समीक्षा कर रहे हैं। आने वाला समय में यह बंदरगाह और ये गंगा पुल, यह झारखंड का आर्थिक प्रवेश द्वार का एक बहुत बड़ा माध्यम बनने में सहायक होगा। न केवल साहेबगंज का बल्कि संथाल परगना के विकास का द्वार खोलेगा। बिल्कुल। NH80 आपके यहाँ से गुजरता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद NH80 आपके यहाँ से गुजरता है, और बिहार और बंगाल को जोड़ने वाला वो से सड़क है। एक बड़े सेंटर के रूप में, औद्योगिक सेंटर के रूप में आप डेवलप हो सकते थे। आखिर क्या कमियां रही साहेबगंज में कि औद्योगिक क्षेत्र के रूप में साहेबगंज विकसित नहीं हो पाया, जबकि उसके आसपास एक बड़ा बाजार था। यूं कहे कि बगल में बंगाल है, बिहार है, स्वयं झारखंड में है, तो ये तो डेवलप होना चाहिए था। और ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत आसान थी, क्योंकि आपके ठीक सामने से वो उतनी बड़ी सड़क गुजर रही है जो व्यस्तम सड़क है बिहार बंगाल के दृष्टिकोण से। इसलिए कह सकते हैं ना कि जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों को हम दोहराते हैं आपके पास, कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द कहा था कि पूर्वोत्तर के विकास के बिना शेष भारत का विकास अधूरा है। यह जो साहेबगंज जिसके बारे में आपने कहा, यह साहेबगंज आजादी के पूर्व से एक बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र था। उस समय भी आपके माध्यम से, जो आपके श्रोता है, आपसे जुड़े हुए लोग हैं, उसके माध्यम से बताना चाहते हैं, उस समय कलकत्ता का भाव साहेबगंज तय करता था, खास करके तेल के कारोबार में। यहाँ गांव-गांव में एक कहावत प्रचलित थी और लोग पूछता था तो बोलते कहाँ गिल बड़ा, ढाका रंगून गिल बड़ा। यानी रंगून के साथ यहाँ के लोगों का सीधा कारोबार होता था। यहाँ से सरसों तेल का वहाँ आयात होता था और वहां से बदले में जो मसाला है, मसाला का वो नावों से, बड़े बड़े नावों के साथ जो है यहाँ आते थे। बाद के दिनों में जो आजाद भारत के बाद जो जिस प्रकार से इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई, रेलवे का एक बहुत बड़ा केंद्र था और रेलवे का केंद्र को उठा करके उस समय के तत्कालीन जो रेल मंत्री थे, उन्होंने उठा करके कहीं दूसरे जगह बसाने का काम किया। ये सब कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। आज हम आपके माध्यम से कह सकते हैं कि जो नेशनल NH का आपने जिक्र किया, उसको 4 लेन बनाने का भी टेंडर हो गया है। भू अर्जन की प्रक्रिया थोड़ी धीमी रहने के कारण, चाहे कोविड का कारण हो या राज्य सरकार के द्वारा लापरवाही हो, दोनों बातें मैं कह रहा हूँ, उस दोनों के कारण यह भू अर्जन की प्रक्रिया में थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन वह कार्य निश्चित रूप से आने वाला समय में यह 4 लेन बनकर के तैयार हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ डेयरी का लगभग बनकर के तैयार है, डेयरी प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हो गया है। उसी प्रकार से यहाँ जो बिजली का मामले में, ये साहेबगंज में 7 से 8 मेगावाट बिजली मिलता था। मैं जब जनप्रतिनिधि बना था तो मात्र 7 से 8 मेगावाट हमारे जिले को बिजली मिलता था। आज 50, 60 से 70 मेगावाट बिजली मिलता है। कई ग्रिड बन करके तैयार हो गए, उसमें चालू भी हो गया। आज 15-20 घंटा बिजली लोगों को, एक आध बार का अपवाद अगर छोड़ दिया जाए तो 20 से 22 घंटे बिजली लोगों को मिला है। तो ये जो आधारभूत संरचना थी, सड़कें जर्जर अवस्था में थी, उन सड़कों का कायाकल्प हुआ। पूर्ववर्ती रघुवर दास के सरकार में आधारभूत संरचनाओं पर जिस प्रकार से काम हुआ, तेज गति से जो विकास का जो सपना था लोगों का, वह हुआ। निश्चित रूप से वो काम की गति धीमी हुई है, लेकिन जिस प्रकार से आधारभूत संरचनाएं यहाँ खड़ी हो रही है, जिस प्रकार से सड़कों का, आपको मैं आश्चर्य होगा कि जो 1 नंबर विधानसभा आपने कहा, मेरे पूरे विधानसभा में मेरे विधायक बनने से पहले मात्र 10 किलोमीटर PWD सड़क था, चलने योग्य सड़क PWD सड़क था। और पिछले सत्र में हम लोगों ने टोटल 180 किलोमीटर सड़क बना करके दिया, राज्यपथ बना करके। इसी प्रकार से ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाया। इसी प्रकार से आधारभूत संरचना क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों पर हम लोगों ने काम किया। आप यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में देख सकते हैं, यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं था, पॉलिटेक्निक कॉलेज का पढ़ाई प्रारंभ हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेज का स्वीकृति कराया। मेडिकल कॉलेज को लेकर के लगातार हम मांग करते जा रहे हैं। एग्रीकल्चर कॉलेज का स्वीकृति कराया।
ऐसा अनेकानेक उपक्रम, एक अनुमंडल मुख्यालय, इतना पुराना अनुमंडल मुख्यालय राजमहल है, वहां बच्चों को पढ़ने के लिए एक सरकारी कॉलेज तक नहीं था। मल्टी मॉडल कॉलेज का निर्माण तेजी के साथ हो रहा है, लगभग बन करके तैयार है, आने वाला समय में उसमें पढ़ाई भी प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसा अनेकानेक जो उपेक्षित था साहेबगंज, अब धीरे धीरे मुख्य धारा में आ गया है। निश्चित रूप से आने वाला समय में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नितिन गडकरी जी लगातार प्राथमिकता में साहेबगंज की जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं, आने वाला समय में यह एक बड़े औद्योगिक हब के रूप में विकसित होगा। और यह प्रयास यहाँ के लोगों के सहयोग लेकर के, यहाँ के जनगण का सहयोग लेकर के इस सपना को हम पूरा करेंगे। बिल्कुल। आप जिस जिले से आते हैं उस जिले और उसके आसपास के जिलों में एकमात्र आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, या यूं कहें कि विपक्ष के विधायक हैं, और मुख्यमंत्री उसी जिले से संबंध रखते हैं। उम्मीद तो ये होनी चाहिए थी कि कम से कम उस जिले का विकास तो आवश्यक रूप से करता हो। क्या आप कभी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुख्यमंत्री से इसको लेकर गंभीरता से चर्चा नहीं करते क्या? या आपने कभी कोई आवाज उठाई क्या कि भाई थोड़ा देखिए? हमने इस बात को जब झारखंड विधानसभा में मेडिकल कॉलेज को की मांग को लेकर के हमने सदन में जब आवाज उठाया, और मैंने सदन के अंदर कहा कि इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता है कि जिस यूपीए गठबंधन की सरकार हो चल रही है झारखंड में, उस यूपीए गठबंधन के एक घटक दल के नेता इसी जिला से जनप्रतिनिधि हैं, और दूसरे घटक के जो विधायक दल के नेता हैं वो भी इसी जिला से जनप्रतिनिधि हैं। साहेबगंज जिला के ही जनप्रतिनिधि वो दोनों घटक दल के, कांग्रेस के विधायक दल के नेता भी और जेएमएम के विधायक दल के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी। और हमने सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि यह साहेबगंज जिले का सौभाग्य है कि इस जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी आज तक वहां मेडिकल कॉलेज का निर्माण नहीं हुआ है। अभी तक मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना चाहिए। ऐसे जो विकास की जो भूख है, पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार में जो विकास के नए आयाम हम लोगों ने स्थापित किया था, लगातार सड़कों की जाल, चाहे आधारभूत संरचना बिजली के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, डेयरी प्रोजेक्ट लाने का हो, गंगा पुल लाने का हो, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज लाने का हो, एग्रीकल्चर कॉलेज लाने का हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज लाने का हो, राजमहल में मॉडल कॉलेज लाने का हो, अनेकानेक योजनाओं का सूत्रण किया था। वह काम कहीं न कहीं धीमी हो गई। और इस बात को झारखंड विधानसभा के अंदर हमने कहा था, हम ये जरूर विश्वास करेंगे और आपके माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि मुख्यमंत्री जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर साहब, वो दोनों इस जिला से प्रतिनिधि है, फिर भी साहेबगंज जिला अगर उपेक्षित होता है, विकास की लोगों के अंदर जो भूख हुई थी, वह विकास के मामले में पिछड़ रहा है साहेबगंज जिला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जहां नरेंद्र भाई मोदी जी ने आकांक्षी जिला के माध्यम से देश के जो पिछड़े जिले हैं उसको तेज गति से कैसे विकास हो, इस गति को बढ़ाने का काम किया है। लेकिन वर्तमान सरकार में यह लगता है कहीं कि इतना सौभाग्य होने के बावजूद भी यह गति जो है धीमी पड़ रही है, और इस धीमी गति के कारण विकास कहीं न कहीं रुकावटें आ रही है। बिल्कुल। साहेबगंज जिला और पाकुड़ जिला या उसके आसपास का इलाका बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या, जो आप लोग विद्यार्थी जीवन में, विद्यार्थी परिषद में आप जो नारा लगाते थे, वो नारा अभी भी लगाते हैं क्या? न केवल नारा लगाते हैं, एक्शन भी, मैं आपसे एक और कुछ एक्शन भी हुआ है, केवल नारा ही रहे ना? जब विद्यार्थी परिषद के समय में हम लोगों के अंदर भाव आया तो जनता उसमें कहती थी कि ये लोग ऐसे ही नारा लगाता है, अपना राजनीतिक दुर्भावना से नारा लगाते हैं। जब समाज के सामने विद्यार्थी परिषद के नाते जब हम लोगों ने उसकी घटनाएं जब घटने लगी लगातार इस क्षेत्र में, तो हम लोगों ने उनको जब बताने का काम किया, तो उस समय धीरे धीरे लोगों को लगा कि नहीं, सही में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो स्वीकार करने लगा कि घुसपैठ हो रहा है। जब राजनीतिक क्षेत्र में आया तो यह बांग्लादेशी घुसपैठ का विषय केवल हमारे लिए नारे लगाने जैसा नहीं है, यह इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों की हर आत्मा की आवाज है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने की दिशा में, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, वह तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ करके और इनको घुसपैठियों को रोकने की दिशा में काम करे। विधानसभा के अंदर चाहे मेरी भी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी, उस सरकार में हमने, बात कर रहा हूं कि आपकी सरकार ने उन्हें क्यों चिन्हित करके बाहर नहीं निकाला? लगातार हमने सदन के अंदर इस बात को आवाज उठाया, और आवाज उठाने का प्रतिफल इसी को लेकर के नहीं, इन घुसपैठियों के माध्यम से जो संरक्षण देने के कारण
जो एंटी नेशनल एक्टिविटी होते थे, जो अराष्ट्रीय गतिविधियां होती थी, इन घुसपैठियों के कारण इस क्षेत्र में की जो डेमोग्राफी बदली थी, इन घुसपैठियों के कारण देश भर के जो पुलिस छापामारी करती है, उन सारे तथ्यों को विधानसभा के अंदर हमने आवाज उठाया। और आवाज उठाने के कारण एक कह सकते हैं कि चरमपंथी संगठन इस इलाके में अपना पांव पसार रहा था। सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया और झारखंड विधानसभा के माध्यम से मुझे सरकार ने उत्तर दिया कि भारत सरकार को एनआरसी अपडेशन को लेकर के भारत सरकार को उन्होंने पत्र भेज करके आग्रह किया था कि एनआरसी इन जिलों में एनआरसी अपडेशन की प्रक्रिया को प्रारंभ करनी चाहिए, क्योंकि यह बांग्लादेशी घुसपैठ अब तो पूरा झारखंड इससे प्रभावित हो रहा है। आप चले जाइए, मैं कह रहा हूं कि ये जो यहाँ के लोगों का रोजगार मार रहा है, सबसे ज्यादा खतरा यहाँ के अल्पसंख्यक समाज भाइयों का है। जो सरकार जो योजनाएं बनाती है वो इस देश के जो पिछड़े लोग हैं, जो अकलियत है, उनको लेकर के बनाती है योजनाएं, और उन योजनाओं पर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए वो तेजी से कब्जा करते जा रहे हैं। यहाँ के जनजाति समाज का जीवन बदल रहा है इन घुसपैठियों के कारण। तो ऐसे अनेकानेक विषयों को विधानसभा के अंदर हमने आवाज दिया है और सरकार के स्तर पर भी भारत सरकार को इसका पत्र भेजा गया है कि इसको एनआरसी अपडेशन की प्रक्रिया इस इलाके में जल्द प्रारंभ हो। मुझे विश्वास है यह सरकार, यूपीए की जो वर्तमान सरकार है, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। तुष्टीकरण की राजनीति के रास्ते जो अभी यूपीए की सरकार चल रही है, वो तुष्टीकरण की राजनीति को छोड़ करके इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने वाले जो भी लोग हैं, इसके कारण से जो अराष्ट्रीय गतिविधियां हो रही है, झारखंड बदनाम हो रहा है, राजमहल उधवा क्षेत्र बदनाम हो रहा है, इन क्षेत्रों में उनके गतिविधियों को रोक लगाने की दिशा में सरकार ठोस कार्रवाई करेगी। क्योंकि आए दिन ये देखा जाता है कि उधवा क्षेत्र जो आपका है वो वहां मुंबई की कभी पुलिस आती है, कभी नागपुर की पुलिस, कभी पुणे की, कभी दिल्ली की, कोलकाता की पुलिस, वहां उनका आना जाना रहता है। तो ये जब आइडेंटिफाई है तो फिर आपकी जो 2014 से 2019 तक सरकार रही, उस समय भी ये गतिविधियां होती रही, तो फिर आपने उस समय क्लियर करके फिर इनके लिए कोई अलग विकल्प क्यों नहीं खड़ा किया? उस समय आपके संज्ञान में अंतर केवल इतना ही था कि कल वो आते थे और आकर के चले जाते थे। आपको आश्चर्य होगा कि इतना संगठित गिरोह था ये कि नाम अगर कोई व्यक्ति, अगर बम्बई पुलिस छापामारी करती थी तो दूसरे एक व्यक्ति को नाम बना करके और उसको खड़ा करके पुलिस को सुपुर्द कर दिया जाता। पूर्ववर्ती रघुवर दास के शासन में और यहाँ के पुलिस का, मैं झारखंड पुलिस को भी साधुवाद देता हूँ, उस समय वह के कड़ाई के कारण उनके गतिविधियों पर रोक लगाने की दिशा में ठोस कई कार्रवाई हुआ है, जिसके कारण से उनकी गतिविधियां कहीं ना कहीं प्रभावित हुई थी। फिर इसी प्रकार के गतिविधियां लगातार बढ़ना प्रारंभ हो गया है, चाहे वो पश्चिम बंगाल के माध्यम से हो, चाहे झारखंड में हो, ये गतिविधियां फिर लगातार बढ़ना प्रारंभ हो गया है। मुझे विश्वास है कि मैं आपके माध्यम से सरकार से भी मांग करता हूं कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ करके और जिस ढंग से इन घुसपैठियों पर या इसके संबंधित जो संरक्षण देने वाले लोगों पर कार्रवाई होती थी, विशेष करके जो सीमावर्ती क्षेत्र है यहाँ का, पश्चिम बंगाल के मालदा जिला का कलियाचक, जो एक अंतर्राष्ट्रीय तस्करी का बहुत बड़ा अड्डा है, केंद्र है, उसके माध्यम से जो ये सब संचालन होता है, उस पर लगातार सरकार रोकने की दिशा में ठोस कदम उठाए। एनजीटी ने पिछले दिनों अवैध खनन को लेकर के साहिबगंज पर विशेष चिंता व्यक्त की थी। आखिर ये क्यों नहीं बंद हो रहा है? आपकी भी 5 साल सरकार रही, अभी 2 साल से डेढ़ साल से करीब में इनकी सरकार है। आखिर इस समस्या से निजात कब मिलेगा साहिबगंज को? ये अवैध खनन का जो मामला है, तो एक बहुत बड़ा नासूर की तरह हो गया है। इसलिए मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूँ कि प्रदूषण का लेकर के यह लेवल इतना बढ़ते जा रहा है लगातार, लोग सब चिंतित हैं। सभी जो एनजीटी है, एनजीटी भी लगातार दबाव बनाई है, जिला प्रशासन कहते हैं कि हम टास्क फोर्स बना रहे हैं। मुझे लगता है कि अब सरकार को एक गंभीरता से विचार करते हुए और इन चीजों पर रोक लगाने की दिशा में काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो खबरें लगातार आ रही है, आप सत्तारूढ़ दल के विधायक को आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उन्होंने एक वानगी पेश किया था कि किस प्रकार से अवैध पत्थर का उत्खनन हो रहा है, अवैध पत्थर की ढुलाई हो रही है, लोगों की रॉयल्टी मारी जा रही है। लगातार इसको लेकर के उन्होंने आवाज उठाई थी। समाचार पत्रों में भी आ रहा है किस प्रकार से अवैध तरीके से चल रहा कारोबार फल फूल रहा है। तो ये आने वाला समय में खतरे का घंटी है, पर्यावरण के लिए भी कठिनाई है। इसलिए एक विशेष
इस पे टीम बना करके, विशेष एक समिति बना करके और इस दिशा में ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। और हम लोगों ने भी इस बात को कहा है, पिछले सरकार में जितनी भी कार्रवाइयाँ होती थी उसको उसके बाद कहीं ना कहीं कमी आया था, लेकिन अभी तेजी के साथ न केवल साहेबगंज जिला में बल्कि पूरे संथाल परगना में यह कारोबार तेजी के साथ अवैध रूप से फल फूल रहा है। सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए और गंभीरता के साथ साथ ठोस कार्रवाई स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए सरकार स्तर पर। जी नवीन जी, नवीन जी, नवीन जी, आपके विधानसभा क्षेत्र में आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है नवीन जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। मैं ये कह रहा था कि जो पिछले 5 सालों में जो रघुवर दास जी, आवाज आ रही है जी? आ रही है। पिछले जो 5 सालों में रघुवर दास जी के कार्यकाल में कुछ ऐसे काम जो आपके विधानसभा क्षेत्र के अधूरे छूट गए, जिनको लगता है कि वो पूरा होना चाहिए था। कई ऐसे कार्य है, जैसे हम लोगों ने कहा कई सड़कों का निर्माण कार्य का हो, राजमहल मानिकचक में गंगा पुल निर्माण का कार्य शुरू करने की बात हो, उसी प्रकार से साहेबगंज में और राजमहल में हमने लगातार एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करके और उसमें इंडस्ट्रियल औद्योगिकरण की दिशा में काम करने का प्रयास किया था। सिंचाई के कई मामले जो हम लोगों ने लगातार उठाया, अंतिम चरण में था, फाइनल उसका डीपीआर वगैरह बन करके भी जमा हो गया। वहीं दूसरी ओर गंगा कटाव को लेकर के मां गंगा के किनारे के जो 83 किलोमीटर क्षेत्र है, उसमें से लगभग 40 किलोमीटर के आसपास गंगा कटाव बहुत तेजी से होता है। उस गंगा कटाव को एक राष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से जोड़ करके एक राष्ट्रीय स्तर का कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी डेवलप करके और उसको गंगा कटाव रोकने की दिशा में पहल हो। इन क्षेत्रों में हम सब लोग कहीं ना कहीं हुए। उसी प्रकार से शिक्षा में एक विश्वविद्यालय का हमने संविधान सभा में मांग किया था, एक साहेबगंज में विश्वविद्यालय बने, उधवा में डिग्री कॉलेज का विषय आया था। ऐसे बहुत सारे कुछ कई सपने तो पूरा हुए, जो यहाँ के लोगों के सपने थे, उस सपनों को विकास के माध्यम से हम लोगों ने पूरा करने का काम किया था। लेकिन कई ऐसे जिसको विधानसभा में हमने आवाज दिया और वह विभागीय प्रक्रिया के कारण, लंबित होने के कारण उस समय नहीं पूरा हो पाया, जिसको लेकर के आज भी विधानसभा के अंदर हम उस आवाज को उठाते हैं और सरकार से अपेक्षा जरूर रखते हैं कि सरकार जो विकास के जो भूख लोगों की तैयार हुई है, उस विकास की भूख को पूरा करने की दिशा में सरकार निश्चित रूप से पहल करे, ताकि यह जो पिछड़ा इलाका है, इस पिछड़े इलाके में भी वो उद्योगों का हो सके, जाल फैल सके, इसी पिछड़े इलाके में भी शिक्षा का हब बन सके, इस पिछड़े इलाके में भी यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हम है। यहाँ से रांची की राजधानी की दूरी 500 किलोमीटर है। अगर कहीं कोई बीमार ज्यादा पड़ता है, उसको या तो बिहार जाना पड़ता है या बंगाल जाना पड़ता है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम सबको आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रयास करना, एक अच्छे यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर के भी ये सपना अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में मैं वही जानना चाह रहा था। स्वास्थ्य पे हमारा अगला सवाल था, आपने उसे छेड़ दिया। इतने साल क्यों लगे? वहां एक बेहतर अस्पताल भी नहीं हो और बेहतर मेडिकल कॉलेज की जो बात आप कर रहे हैं, इतने साल क्यों लग गए कि उस क्षेत्र में एक बेहतर अस्पताल नहीं हो पाया और वहां के लोगों को इलाज कराने के लिए बंगाल या बिहार जाना पड़ता है, क्योंकि रांची की तो दूरी बहुत ज्यादा है। इतने साल क्यों लगे? मेडिकल को लेकर के या शिक्षा को लेकर के? आपने महिलाओं के लिए जो कॉलेज की बात कही थी, महिला कॉलेज की बात कही थी,
वो महिला कॉलेज शुरू हुआ क्या, और शुरू हुआ तो फिर वो उसका भवन जो है हमको लगता है बहुत लंबे समय से बना हुआ है। नहीं, उसमें ये जो महिला कॉलेज, देखिए शिक्षा के क्षेत्र में आपके माध्यम से बात करना चाह रहे हैं कि ये प्रारंभ से 70 साल, मैं किसी को दोष नहीं देता, लेकिन जो भी माननीय जनप्रतिनिधि थे, जितने एक सामान्य जनगण को जीवन में बदलने की दिशा में जो प्रारंभिक जरूरतें थी, उन क्षेत्रों को भी उपेक्षित करके रखा गया। मैंने एक उदाहरण दिया कि राजमहल के नाम पर विधानसभा है, पुराना अनुमंडल है, उस पुराने अनुमंडल में भी राजमहल में एक बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी कॉलेज भी नसीब नहीं था, सरकारी कॉलेज भी नसीब नहीं था। बेटियों को पढ़ने के लिए एक महिला कॉलेज के नाम से भी महिला कॉलेज तक नसीब नहीं था। एक बच्चों को पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज बात छोड़ दीजिए, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज तक भी साहेब उनको नसीब नहीं था जिले को। तो यह जो जरूरत था, एक छात्र राजनीति जीवन में रहने के कारण हो या दृष्टि होने के कारण, समाज के लोगों से लगातार मिलने वाली प्रेरणा के कारण हो, साहेब मेरे कार्यकाल में, चाहे वो साहेबगंज में महिला कॉलेज की स्थापना हो, तत्काल साहेबगंज कॉलेज में पढ़ाई प्रारंभ हो गई, अपना भवन उसका बनकर तैयार है। विश्वविद्यालय स्तर पर थोड़ी प्रक्रिया तो लंबित है, 2 कुलपति आए, वर्तमान में जो कुलपति आई है उन्होंने थोड़ा रुचि दिखाया है। मुझे विश्वास है कि इनके कार्यकाल में यह मैं अपने भवन में यह महिला कॉलेज स्थापित हो जाएगा। उसी प्रकार से पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण हमने विधानसभा में आवाज उठाया था, और विधानसभा में उठाने के बाद से सरकार ने पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया, पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाई भी प्रारंभ हो गई। इंजीनियरिंग कॉलेज का स्वीकृति कराया हुआ है, जमीन का भू अर्जन के कारण, जमीन का अर्जन के कारण अभी तक उसमें कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया। एग्रीकल्चर कॉलेज का स्वीकृति कराया हुआ है, अभी तक जमीन का अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। उसी प्रकार से कृषि के क्षेत्र में अब यहाँ के हमारे किसान भाई उत्पादन करते हैं और उसका कोई प्रोसेसिंग नहीं रहने के कारण, कोल्ड स्टोर नहीं रहने के कारण वो खाद्यान्न उनका सड़ जाता था। तो पूर्ववर्ती सरकार में ही हमने एक कोल्ड स्टोरेज स्वीकृत कराया, जिसका तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। अब मुझे लगता है कि आने वाला 1-2 महीना के अंदर वो कोल्ड स्टोरेज तैयार हो जाएगा, तो किसानों के जो फसल है वो कोल्ड स्टोर के माध्यम से उसको शीतगृह में रख करके और वो अपना आगे मुनाफा कमा सकते हैं, उनका कीमत, उनका आय दुगना करने की दिशा में उनका प्रयास हो सकता है। इसी तरह से 50,000 लीटर क्षमता का डेयरी का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। तो ये मैंने पहले ही कहा कि 70 सालों में इस जिले को, जहां आजादी से पूर्व साहेबगंज एक बहुत बड़ा व्यापार हब होता था, साहेबगंज एक शिक्षा का हब होता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये जो साहेबगंज कॉलेज था यहाँ, उस साहेबगंज कॉलेज में पूरे उत्तर बिहार से लेकर के और संथाल पढ़ना कई जिलों के लोग बच्चे आकर के यहाँ पढ़ते थे, छात्रावास लेकर रहते थे यहाँ पर। लेकिन कालांतर में इतनी गिरावट आई कि धीरे धीरे यहाँ से शिक्षा का जो हब था वो वहां से पलायन होना प्रारंभ हो गया। इस शहर ने, छोटा सा शहर ने, कई IAS IPS, कई शिक्षाविद देने का काम किया है, लेकिन धीरे धीरे गिरावट आने के कारण अब पुनः उस दिशा में हम लोगों ने मिलकर के, यहाँ के जनता का आशीर्वाद से, जनता के साथ लेकर के और उस दिशा में काम करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाला दिशा में जो पुराना गौरव था साहेबगंज जिला का, चाहे वो शिक्षा हब के रूप में हो, चाहे उसी प्रकार से स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य का स्थिति इतनी बदतर थी कि आप उसको कल्पना नहीं कर सकते, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने, हमारे ही सरकार में स्वास्थ्य मंत्री जी आए तो मैंने उनसे आग्रह किया था कि अस्पताल को बचा लीजिए। काफी लोगों में ये चर्चा भी हुआ कि इस प्रकार का सत्तारूढ़ दल के विधायक कहा है, लेकिन वो दर्द है, वो साहेबगंज जिले का दर्द है कि साहेबगंज जिला में ईश्वर न करे कि कोई गंभीर बीमार हो तो उसको भागलपुर और मालदा जाना पड़ता है। इसीलिए हम लगातार मेडिकल कॉलेज की मांग करते रहे हैं। शासन स्तर पर भी कई बार हमने विधानसभा के अंदर मेडिकल कॉलेज का आवाज उठाया। मुझे विश्वास है कि अभी आकांक्षी जिला में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदर अस्पताल को अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज देने की बात कही है। मुझे लगता है कि आने वाला समय में जल्द ही मेडिकल कॉलेज का भी यहाँ निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इस आशा के साथ आने वाले समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार होगा। राजमहल का हो, उधवा का क्षेत्र हो, उधवा में अभी तक 1 डॉक्टर के भरोसे अस्पताल चल रहा है। आप सोच सकते हैं कि लगभग 3 लाख की आबादी है, 1 डॉक्टर मात्र है वहाँ। तो ये सब कठिनाइयां है, इस कठिनाइयों को लेकर के लगातार शासन स्तर पर कह रहे हैं और निश्चित रूप से शासन को थोड़ा और संवेदनशीलता के साथ इन विचारों को समाहित करते हुए दिशा में ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। आपके हिसाब से जो झारखंड में सरकार चल रही है यूपीए गठबंधन की, उसका क्या रवैया आपको लगता है साहेबगंज को लेकर के और संथाल परगना को लेकर के? उनकी दृष्टि जो वो सामने कहते हैं, या क्या उनके वो कार्यों में भी दिख रहा है, या सिर्फ कोरोना के बहाने अभी तक सारी चीजें छिपाई जा रही? और अगर ऐसा है तो फिर आप लोग इसका विरोध पुरजोर तरीके से क्यों नहीं कर रहे हैं और सरकार को क्यों नहीं जगा रहे हैं? नहीं, विरोध का जो माध्यम है
आपने देखा होगा कि किस प्रकार यह सरकार लगातार लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने नेता चुन करके आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को नेता बनाया, विधायक दल ने नेता बनाया, लेकिन सरकार का जो यूपीए सरकार का जो आज उपलब्धि है वह लोकतंत्र विरोधी कृत्य के नाते संसदीय इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा। आप विकास के पैमाने पर देख लीजिए कि ये ठीक है कि हम भी स्वीकार करते हैं कि कोविड का काल है, कोविड के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है, शासन स्तर पर भी ये प्रभाव पड़ा है, लेकिन पूरा विकास राज्य का ठप पड़ा हुआ है। पूरे झारखंड के अंदर जो पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रघुवर दास के नेतृत्व की सरकार में जो विकास जिस तेजी से बढ़ रहा था, आज वो पूरा विकास ठप पड़ा हुआ है। कई योजनाओं का आपको मैंने नाम बताया, योजनाओं का नाम बताया, जो योजनाएं जस का तस वो रुकी पड़ी हुई है, उसके क्रियान्वयन की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो रहा है, ठोस प्रयास नहीं हो रहा है। जब इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं तो आप देख रहे हैं कि सरकार का रुख क्या होता है, किस प्रकार से सरकार लोकतंत्र को विरोधी उनका कृत्य हो जा रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाला समय में, अभी चूंकि लॉकडाउन हमारे यहाँ चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और जो क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जो लोग जिस समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे किसानों की समस्या को लेकर के लड़ाई लड़ने की बात हो, चाहे नौजवानों की समस्या को लेकर के बात हो। आप वर्तमान जो यूपीए की सरकार है, आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की जो सरकार है, कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ने चुनाव से पहले यहाँ के नौजवानों से वादा करके आए थे कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख नौजवानों को हम नौजवान रोजगार देंगे, जिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। अब झारखंड के नौजवान पूछ रहे हैं, अभी तो सड़कों पर उतर नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से उतर रहे हैं और लगातार उतर कर किस आवाज दे रहे हैं। अब इसी साहेबगंज जिला में झारखंड की बेटी रूपा तिर्की की असंदेहास्पद स्थिति में मौत होती है, और इस मौत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक को तो बात छोड़ दीजिए, आप यहाँ का सामान्य आदिवासी समाज लगातार सरकार से मांग कर रहा है, उसके परिजन मांग कर रहे हैं, यह संदेहास्पद मौत है और इस सीबीआई से जांच करा दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। मैंने भी खुद माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेज करके विभिन्न जो संचार माध्यम है उसके माध्यम से आग्रह किया कि आखिर किस बात का जी, जब उसके परिजन है, जो एक सामान्य आदमी, जो समाचार पत्रों में जो उनकी तस्वीरें छपी है, जिस पुलिस मकामा की बेटी का रूपा तिर्की जी की मौत जिस प्रकार से हो रही है, उसकी जो तस्वीरें समाचार पत्रों में आई है, वो झारखंड की हर बेटी का पुकार है और सांच को आंच क्या है। लेकिन अभी तक सरकार स्तर पर इसके सीबीआई जांच कराने में दिशा में कोई पहल नहीं हुआ। उनके हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि उसके पिताजी भी अभियुक्त बना दिए गए हैं। तो आप अंदाज कर सकते हैं कि किस प्रकार के सरकार के द्वारा क्या प्रयास चल रहा है इस वर्तमान यूपीए सरकार में, जहां एक विकास के काम ठप पड़े हैं, नौजवानों के रोजगार नहीं मिल रहे हैं, युवा रोजगार के लिए सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, तो हमें रोजगार दे दीजिए। बेरोजगारी भत्ता की बात करके आप सत्ता में आए थे, बेरोजगारी भत्ता का बात नहीं कर पाए। पारा शिक्षकों को लेकर के लगातार जो है विधवा प्रलाप आपने किया था पूर्ववर्ती सरकार में, आज वो पारा शिक्षक भी सड़कों पर खड़े हैं। कई जिले से खबरें आ रही है कि पारा शिक्षकों का वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे जो पूरे राज्य के अंदर यही इसी प्रकार का वातावरण है, साहेबगंज जिला भी उससे अधूरा नहीं है। यही इसी प्रकार का शासन और सरकार का तंत्र चल रहा है। पूरी मिशनरी एक तरह से कहा जाए कि संवेदन शून्यता की शिकार हो रही है। बिल्कुल। एक सवाल है स्क्रीन पर, सवाल ये है कि सूर्यकांत सुमन है एक, और सूर्यकांत सुमन ने आपका कुछ जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि एक मुद्दे पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा जिससे आप परिचित हैं, वह है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से संबंधित। आपके द्वारा विधानसभा में सवाल पूछा गया था, क्या सरकार वर्तमान में कार्यरत कर्मियों को हटाकर नई नियुक्ति करना चाहती है? सरकार का जवाब था कि हटाने संबंधी कोई योजना नहीं है, परंतु 30 जून को सभी को हटाया जा रहा है और पुनः उसी अभियान हेतु नई नियुक्ति करने जा रही है। कृपया कार्यरत कर्मियों को बेरोजगार होने से बचा लें और न्याय दिलाएं। ये आप ही से उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि सवाल आपने ही उठाया था। अब सरकार इनके लिए क्या कर रही है और क्या करना चाहिए? राज्य की जनता हो या हमारे क्षेत्र की जनता, मैं यह मानता हूं कि जनता ने जिस अपेक्षा के साथ विधानसभा के अंदर चुनकर के भेजने का काम किया था, उस सारे मुद्दों को हमने सदन के अंदर जनता की आवाज बनने का काम किया।
और सदन के अंदर एक विषय पर आपने अभी चिन्हित किया, सुमन जी का जो आपने विषय चिन्हित किया, तो सदन के अंदर हमने कहा था और सरकार के माननीय मंत्री जी ने सदन के अंदर सबको, पूरे सदन को उन्होंने भरोसा दिया था कि इस प्रकार का हटाने की योजना नहीं है। ये कैसी विडंबना है कि भारत सरकार ने इनको कहा कि आप उनको रख सकते हैं। पहले दिन उन्होंने कहा कि भारत सरकार के स्तर पर आ गया है पत्र हटाने का। भारत सरकार ने तो स्पष्टता के साथ कहा कि नहीं, आप इनको हट सकते हैं, भारत सरकार की कोई ऐसी दृष्टि नहीं है। अब ये पिछले दरवाजे से इस प्रकार के जो कर्मी हमारे हैं जिन्होंने अपना जीवन दिया, और ये जो नियोजित कह सकते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल जो नियुक्ति है, ये मैंने विधानसभा में भी इस बात को कहा था, चाहे सरकार मेरी हो या तेरी हो, मैंने कहा था इस बात को कि एक इंटेलेक्चुअल नियुक्ति ही छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ धोखा है। जब उसका उम्र रहता है तो उसका आप लाभ लेते हैं, और जब उम्र पार कर जाता है, किसी के लायक नहीं रहता है, तो उसको आप धीरे से कहते हैं कि आपका कार्यावधि, आपका अनुबंध समाप्त हो गया, इसलिए आपको हम मुक्त कर देते हैं। वो नौजवान जाएगा, चाहे वो पारा शिक्षक हो, चाहे हमारे ये जो पीएचडी के जो हमारे स्वच्छ भारत मिशन के जो हमारे साथी हैं ये हो, चाहे अभी कल ही हमारे पास आया था ओल्ड चिकी भाषा। अब ये जल जंगल जमीन जनजाति समाज की दुहाई देने वाली सरकार है ये वर्तमान में, और इस सरकार ने विधानसभा के अंदर प्रभारी मंत्री जी ने कहा था मुझे कि 47 शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा, उनको समायोजित करते हुए उनको मानदेय दिया जाएगा। कल ही उनका प्रतिनिधिमंडल हमारे पास आया था, मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी को पत्र भेजा है आज, और वो उन्होंने कहा था कि हर को उनको दिया जाएगा, वो भुखमरी के कगार पर खड़े। ऐसे झारखंड के अंदर जो नियोजन देने की बात करते, सत्ता में ये आने वाली जो यूपीए की सरकार है, इस सरकार ने रोजगार तो देने की बात छोड़ दीजिए, इस प्रकार के जितने औपबंधित नियुक्त कर्मी हैं उन सबको भी एक एक करके हटाने की आवाज कही है। हमारे साथियों ने मुझसे अपेक्षा जरूर रखा है, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि विधानसभा के मानसून सत्र में अगर कोविड के कारण स्थितियां अनुकूल हुई और विधानसभा का मानसून सत्र चलता है तो निश्चित रूप से इनकी आवाज विधानसभा के अंदर उठाने का काम मैं करूंगा। बिल्कुल। आपकी 2014 से 2019 तक झारखंड में भाजपा की सरकार रही, डबल इंजन की सरकार रही। आखिर क्या वजह, किन कारणों से आप जनता का विश्वास नहीं जीत पाए? आखिर क्या वजह मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिर मंथन किया होगा इतने सालों में, लगभग 1.5 साल हो गए, मंथन में क्या निकल कर आया? क्या वजह रही कि जो आप लोग जनता का विश्वास पूरा नहीं जीत पाए, जबकि काम आपने शायद पिछले की, चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस जेएमएम के साथ की सरकार हो, उससे बेहतर काम शायद जनता ये कहती है कि किया गया था। फिर क्या वजह रही कि बीजेपी इतनी बुरी तरह से हारी? नहीं, इसमें जो मुझे लगता है कि देखिए, मैं जब 2014 में चुनाव जीता था तो मात्र 703 मतों के अंतर से हम चुनाव जीते थे, और इस क्षेत्र की जनता ने 20 गुना से ज्यादा उस अंतर को बढ़ाने का काम किया। इस चुनाव में यहाँ की जनता ने लगभग 20 गुना से अंतर से जिताने का काम किया, आशीर्वाद देने का काम किया। कहीं ना कहीं ये लगता है कि जिस प्रकार का भ्रम का वातावरण कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने पूरे राज्य में बनाने का काम किया, जिस झूठ की खेती के सहारे राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया, चाहे वो किसानों को 2 लाख रुपए तक ऋण माफी की बात उन्होंने कही थी, 12 शिक्षकों को सरकारीकरण करने की बात कही थी, 5 लाख नौजवानों को प्रत्येक वर्ष में रोजगार देने की बात कही थी, नियोजित जो कर्मी हमारे हैं, जो बंधित कर्मी हैं, उन कर्मियों को अस्थायीकरण करने की बात कही थी हमारे प्रतिपक्ष के लोगों ने। तो कहीं ना कहीं लगता है कि यह जो भ्रम का वातावरण यूपीए के लोगों ने जो बनाने का काम किया, कांग्रेस के लोगों ने बनाने का काम किया, जेएमएम के लोगों ने बनाने का काम किया, राजद के लोगों ने बनाने का काम किया, कहीं ना कहीं हमसे ये चूक हुई कि जनता तक वो संदेश हम पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाए, और इस भ्रम का जो वातावरण बनाया आज राज्य के अंदर उसका परिणाम दिख रहा है। पूरे राज्य में हाहाकार है, आप देख रहे होंगे कि अपराध की स्थिति क्या हो रही है पूरे राज्य में, आदिवासी समाज की स्थिति क्या हो रही है, उसी प्रकार से नौजवानों की स्थिति क्या है, विकास की स्थिति क्या है, कृषि के क्षेत्र में किसानों की स्थिति क्या है। तो सब लोग छले महसूस कर रहे हैं, सबको लग रहा है कि ये भूल हुआ है, छल के सहारे, प्रपंच के सहारे झूठ की खेती तैयार करके इस प्रकार का हमको लोगों ने प्रयोग किया, और प्रयोग करके इस प्रकार का वातावरण बना करके लिया है। जहां तक रही बात, तो निश्चित रूप से मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को, अकेले भारतीय जनता पार्टी को मत प्रतिशत पहले से कहीं अच्छा मिला था, लेकिन यह गठबंधन और मतों का बिखराव के कारण
और इस प्रकार के जो झूठे वातावरण, ये झूठ की खेती मैंने कहा, नौजवानों से झूठ हो, किसानों से झूठ हो, महिलाओं से झूठ हो, इस प्रकार का इन्होंने एक आभा मंडल बनाया। उस आभा मंडल का हम सब लोग सही तरीके से उसका प्रचार नहीं कर सके। और आने वाला समय में मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से राज्य एक बार पुनः अराजक स्थिति में जा रहा है, विकास की गति जिस प्रकार से रुकी पड़ी है, यह परिवर्तन हो करके रहेगा। अब तो राज्य की जनता भी कई स्थानों पर सड़कों पर उतरना प्रारंभ कर दी है। ये परिवर्तन होगा और आने वाला समय में यूपीए से लोगों का मोह भंग हो रहा है। यूपीए सरकार के प्रति लोगों का, नौजवानों में गुस्सा है, किसानों में गुस्सा है। आने वाला समय में सरकार को उसका फल मिलेगा। बिल्कुल। अब थोड़ा सा अलग चलते हैं, देश की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में थोड़ा सा आपको शिफ्ट करता हूं। चूंकि आप जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि की कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता, वो किसी समुदाय का नहीं होता। पर एक सवाल आपके लिए छोड़ता हूं। उत्तर प्रदेश में ये माहौल है कि ब्राह्मण जो है वो भाजपा से और माननीय मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे हैं। इसकी छींटे थोड़ी बहुत झारखंड में भी पड़ रहे हैं क्या? और इसका क्या प्रभाव आप देखते हैं कि उस समुदाय विशेष की जो राजनीति है या उनके लोगों के साथ ऐसा कुछ जो माहौल बना हुआ है या जो चीजें हो रही है, उस समुदाय के साथ अत्याचार हो रहा है ऐसा लोग कह रहे हैं, या उनके प्रतिनिधित्व को कम किया जा रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि ये सब केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित है। और जिस समाज के बारे में कहा वो तो प्रबुद्ध समाज है। और आज नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व है। नरेंद्र भाई मोदी जी का यह नेतृत्व जो देश के सामान्य जन का, सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। और देश जब आगे बढ़ रहा है तो इस प्रकार की अवसरवादी ताकतें जाति का, धर्म का लिबास छोड़ करके समाज में भ्रम बनाने का, वातावरण बनाने का काम करती है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से योगी जी के प्रति लगातार आकर्षण बढ़ा है, वहाँ की जनता का भरोसा बढ़ा है, विकास की गति अभी कोविड काल में जिस तेज गति से उन्होंने, वहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जिस प्रकार से पूरे देश को नहीं, उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ साथ देश को भरोसा है, जाति धर्म से ऊपर उठ करके देश एक साथ नरेंद्र भाई मोदी जी पर भरोसा कर रहा है। तो यह परिवर्तन, इस प्रकार के जो प्रपंचकारी ताकतें हैं, इस प्रकार के जो विघटनकारी ताकतें हैं, जो समाज के अंदर इस प्रकार के जाति और धर्म का लेकर विघटन करने का प्रारंभ करती है, यह विघटनकारी ताकतें परास्त होगी और पहले से भी कहीं ज्यादा बहुमत के साथ। नहीं, मैं यही एक प्रति प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूं। मैं यही एक, इससे हम लोग नहीं मुकर सकते कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में जाति आधारित राजनीति, जाति आधारित मतदाता और एक समूह है। लेकिन अगर उस वर्ग की नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के प्रति हो रही है या योगी जी के प्रति हो रही है, तो ये नाराजगी धीरे धीरे फिर बाकी आसपास के क्षेत्रों में भी फैलेगी, ये झारखंड तक भी आएगी, बिहार में भी जाएगी। तो इसको लेकर के पार्टी, संगठन या सरकार को निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। हमारा नेतृत्व, मैंने पहले ही कहा आपको कि आज देश जब एक सूत्र के साथ, एक आवाज के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी के पास के पक्ष में खड़ा है, और न केवल देश, अब तो दुनिया के भी सबसे बड़ा नेता नरेंद्र भाई मोदी जी आज बन करके उभरे हैं। तो यह प्रबुद्ध समाज है और प्रबुद्ध समाज होने के नाते यह समाज निश्चित रूप से उस राष्ट्रीय विचारों के साथ आदिकाल से रहा है। और यह भ्रम का वातावरण बनाने का जो प्रतिपक्ष ने प्रयास किया है और उसके द्वारा जो कृत्य चल रहा है, निश्चित रूप से इस कृत्य का जवाब वह समाज भी देगा और पूरा उत्तर प्रदेश की जनता देगी, राज्य की जनता देगी। अब जनता समझ गई है, अब उनके अंदर जो विकास की भूख है, जो देश की भूख है, जब देश का विकास होता है, समाज का विकास होता है, तो कोई जाति वर्ग उससे उपेक्षित नहीं रहता है। और यह विचार जनगण के मन में, सामान्य जनगण के मन में आ गया है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस बात को समझ रहा है कि नरेंद्र भाई मोदी जी एक ऐसा नेतृत्व है जो जाति बंधन से ऊपर उठ करके देश और समाज के लिए, देश को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह इस प्रकार की जो बातें हैं वह बातें निर्मूल साबित होगी और पुनः उत्तर प्रदेश के माध्यम से देश के अंदर भी इस विश्वास को बल मिलेगा कि नरेंद्र भाई मोदी जी ही सच्चे भारत का भविष्य है। उनके माध्यम से ही देश पुनः भारत विश्वगुरु बनेगा, परम वैभव के शिखर पर भारत माता को पहुंचाने की दिशा में काम करेगा। चलिए, हम अब अंतिम चरण में हैं चर्चा के, और
ये साक्षात्कार हमारा अंतिम चरण में कुछ एक चीजें ऐसी जो आपको लगे कि व्यक्तिगत जीवन में मुझे और कुछ बड़ा करना चाहिए था, ऐसा आपको एहसास होता है क्या कि मैं जहां हूं शायद विद्यार्थी परिषद के बाद बीजेपी, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि अधूरी रह गई, या वो जीवन विद्यार्थी परिषद संघ वाला या ये राजनीतिक जीवन थोड़ा सा अंतर है, या कौन सा मजेदार आपको लगता है कि कहाँ आपने अपने जीवन को बेहतर तरीके से जिया? विद्यार्थी परिषद का एक घटना का मैं आपको जिक्र करता हूँ कि जिस समय बिहार के अंदर, चूंकि अभी आपने जातिवादी राजनीति के बारे में थोड़ी चर्चा की, उस समय 90 के दशक में बिहार में चरम पर नरसंहार हो रहे थे और विद्यार्थी परिषद के सामान्य छात्र होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते उस जातीय नरसंहार को लेकर के विद्यार्थी परिषद के नेतृत्वकर्ता आदरणीय उस समय के आदरणीय हरेंद्र प्रताप जी और संगठन मंत्री थे हमारे आदरणीय शिव नारायण जी और शीर्ष नेतृत्व में रामनोहर बाबू, उन लोगों ने एक योजना बनाया कि हम सब लोग विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जाकर के जहानाबाद में जहां नरसंहार हो रहे थे, उस नरसंहार में हम सब लोग जाएंगे, पद यात्रा करेंगे, गांव गांव जाएंगे, लोक जागरण का काम करेंगे, समाज को जोड़ने का काम करेंगे। और वह जो घटनाएं, उसी यात्रा के क्रम में एक गांव ऐसा भी आता है कि जहां अचानक गोलियां चलने लगती है। सारे छात्र जो अपने अपने घरों से कोई कुछ कहकर गए थे, सबके सामने मौत खड़ी थी और सब लोगों को लगा कि नहीं करना चाहिए। और उस समय विद्यार्थी परिषद के द्वारा दिए गए भावों के कारण वह घटना आज भी जीवन के हर स्मरण में, स्मृति पटल पर तैयार रहता है कि हम किस काम के लिए आज बचे हैं। हमारा जो जीवन मिला है वो जीवन हमको किस प्रकार से समाज को एक सूत्र में जोड़ने के दिशा में बनना है। यह आदर्श बोध न केवल भाषण के सहारे बल्कि खुद के जीवन में जी करके, और यह विद्यार्थी परिषद के माध्यम से जो प्रेरणा मिली, उस प्रत्यक्ष कार्यक्रम के माध्यम से कहें, वो आज भी जीवन के अंदर वो समाहित है। और यह जो समाज, समता युक्त समाज की संरचना के बारे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की रचना की आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो पथ प्रदर्शक के रूप में आज हम सबके सामने हैं, वह विद्यार्थी परिषद समय की यात्रा समाज को, सामाजिक समरसता को जोड़ने की दिशा में वो किया गया प्रयास, समाज के अंदर जो जातीय विषमता थी, जो विघटनकारी ताकतें थी, जो चरमपंथी ताकतें थी, जो जातीय अस्मिता का सहारा लेकर के विघटन का प्रयास करती थी, और उसके प्रत्यक्ष साक्षी स्वयं को, जीवन को मौत के कटघरे में खड़ा करके जो साक्षात्कार हुआ, वह साक्षात्कार निश्चित रूप से हम सब लोगों को आज भी जीवन में तैयार है। राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद यह और ज्यादा मजबूती के साथ इस समरसता के भाव को लेकर के जीने का पथ प्रदर्शक के रूप में वह भूमिका आज भी बनी रहती है। चलिए, बहुत अच्छी चर्चा हुई। मैंने भरपूर प्रयास किया कि आप नवीन जी, अभी फेसबुक के माध्यम से कोई प्रश्न आया था, मैं देख नहीं पाया, एक झलक आया। ये जी ये सवाल का जवाब आप दे चुके हैं। ये सवाल मैंने आपसे पूछा था, फिर भी आप इस पे जवाब दीजिए। ये तिवारी एस जी ने लिखा है कि आपकी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया, सड़क, बिजली, पानी, 1 रुपए में जमीन रजिस्ट्री। आप बहुमत से क्यों दूर हो गए? आखिर कमी कहाँ रही थी? वो आपने तिवारी भाई को वही बात बताए, हमने लोगों से झूठा वादा नहीं किया कि आपको जो है बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपको 5 लाख नौकरी देंगे, आपको 2 लाख का ऋण देंगे, ऐसे भ्रम के वातावरण। न केवल झारखंड में, ये यूपीए के लोगों ने जहां जहां चुनाव हुआ इसी प्रकार का झूठ का खेती करने का काम किया। आप छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं, आप पंजाब में देख सकते हैं, जहां जहां राजस्थान में देख सकते हैं, जहां जहां इनकी सरकार आई, झूठे वादे, झूठे नारे दे करके ये सत्ता में तो आ गए, लेकिन जब देने की बारी आती है इनको, तो फिर इसी प्रकार के ये बना करके लोगों को इस प्रकार से विधवा प्रलाप करके केंद्र सरकार नहीं कर रहा, केंद्र सरकार नहीं कर रहा, इस प्रकार के देने काम कर रहा है। ये हम लोगों ने किया है। एक प्रवीण सिंह जी ने भी एक सवाल पूछा है कि कल्याण पोर्टल जो है वो 10 फरवरी के बाद बंद हो गया है, तो उसके बाद जिन लोगों ने नामांकन कराया है, चाहे वो बीएड में हो चाहे पीजी में हो, उनके साथ एक समस्या हो गई है। ये बीच बीच में सरकार आखिर अपने विषयों से क्यों भागती रहती है? यही हमने कहा ना कि शासन की गति धीमी पड़ रही है, शासन की संवेदनशीलता समाप्त हो रही है। इन छात्रों को लेकर के अब झारखंड के जो हमारे आदिवासी छात्र हैं,
जो दलित छात्र हैं, जो पिछड़े छात्र हैं, ये छात्र लगातार मांग कर रहे हैं। मैंने भी इनकी आवाज लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, माननीय मंत्री जी के पास हमने कहा, ये सब गरीब बच्चे हैं झारखंड के, और इन छात्रों का ई स्कॉलरशिप पोर्टल बंद होने के कारण इन्होंने नामांकन लिया। आपने ये फर्स्ट सेकंड लिस्ट निकालने के बाद से नामांकन इनका ई पोर्टल बंद कर दिया। आखिर ये बच्चे जाएंगे कैसे, आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे? लेकिन संवेदनशीलता का शिकार होने के कारण अभी मैं रांची के प्रवास से जाने पर मैं माननीय मंत्री जी से मिलूंगा, विभागीय सचिव से भी मिलूंगा इन छात्रों को लेकर के, और विधानसभा के अंदर अगर इसकी आवाज नहीं होती तो विधानसभा के अंदर इन छात्रों का आवाज बनने का भी मैं काम करूंगा। आपके माध्यम से इन नौजवानों को मैं वचन देता हूँ। एक आखिरी सवाल तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, आपको धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि किसी नेता के साथ इंटरव्यू में बैठिए तो सामान्य सी बात है कि कई लोग ऐसे भी आते हैं जो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत सारी प्रशंसा है आपकी, लेकिन एक छोटा सा विषय रखा है। गगन बापू ने कहा है कि राजमहल सहित साहिबगंज जिले को पर्यटन क्षेत्र में विकसित करने की ओर पहल हो। ऐतिहासिक और प्राकृतिक रूप से परिपूर्ण है हमारा राजमहल। राजमहल में अगर पर्यटन की संभावनाएं हैं तो उसको लेकर के क्या रोड मैप सरकार का है, या फिर आपने इस पर क्या प्रयास किया है? इस दिशा में पूर्ववर्ती सरकार के समय में आपको मैंने जो चर्चा जैसा किया कहा था कि एक तो हम सौभाग्यशाली है कि माँ गंगा का सानिध्य हमको मिला है, तो जो प्राकृतिक संसाधन हमारे पास मौजूद हैं उन संसाधनों का बेहतर तरीके से पर्यटन के अनुकूल कैसे हम देश और समाज को दिखा सके, इस दिशा में प्रयास हमने शुरू किया था। और उसी में के तहत माँ गंगा के किनारे 13 स्थानों पर आप कभी इन घाटों पर जाएंगे तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि आपको अंदर से सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा। तो पर्यटन के दृष्टिकोण से इन गंगा किनारे करोड़ों रुपया की लागत से गंगा पर घाट बनाने का काम हुआ था। उसी दिशा में हम लोगों ने, हमारे यहाँ स्वयं प्रभु श्री कृष्ण का आगमन हुआ है, चैतन्य महाप्रभु को बाल रूप में दर्शन दिया था कन्हैया स्थान। उस कन्हैया स्थान को विकसित करने की दिशा में हम लोगों ने करोड़ों रुपया की लागत से वहाँ पर्यटन केंद्र को विकसित करने की दिशा में काम किया था। लेकिन चूंकि जो कनेक्टिविटी का था, जो आधारभूत संरचनाएं हमने कहा था कि खड़ी करने की दिशा में प्रयास हो, पर्यटक अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में प्रयास हो, इस दिशा में कहीं ना कहीं जो होना चाहिए वो तेज गति से विकास का, वह योजनाएं आज भी क्रियान्वयन चल रही है। वो जैसे 4 लेन बनाने के बाद तो कनेक्टिविटी का, बंगाल के लोगों का सीधा संपर्क इस क्षेत्र के साथ हो, उसी प्रकार से बिजली के क्षेत्र में तो धीरे धीरे हम आत्मनिर्भर हो गए, बिजली क्षेत्र में 20-22 घंटा बिजली मिलने लगा, लॉ एंड ऑर्डर सही हो, तो ऐसे अनेक सारे चीज, यहाँ होटल का कारोबार अच्छा से हो, ऐसे सारे वातावरण बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। और मुझे लगता है कि विकास कोई एक समय में, 1 घंटे में, 1 वर्ष के अंदर उसको, उस गति को नहीं कर सकते हैं। जिन योजनाओं को हम लोगों ने लाया है, मुझे लगता है कि यह पूर्ववर्ती सरकार के समय में लाई हुई योजनाएं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सरकार के द्वारा की गई योजनाएं, उस गति को वर्तमान सरकार भी, क्योंकि पुनः आपके माध्यम से जरूर कहना चाहेंगे कि यह सौभाग्य है जिला का कि यहाँ का, झारखंड का दोनों घटक दल का नेता, विधायक दल का नेता वो इसी जिले से आते हैं। फिर भी अगर ये विकास की गति धीमी पड़ जाए तो निश्चित रूप से आने वाला समय में झारखंड की जनता हो चाहे साहेबगंज की जनता हो, यह इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज होगा। इनको तेज गति से जो विकास की भूख थी उस दिशा में आधारभूत संरचनाओं के लिए, पर्यटन के क्षेत्र में कई सपने, मैंने आप कहा जैसे कन्हैया स्थान को जोड़ने का बात था, कन्हैया स्थान को सुंदरीकरण था, गंगा किनारे गंगा सफारी का प्रोजेक्ट करने का था, उधवा पक्षी अभयारण्य झील का उसको विकसित करने का प्रयास था, उधवा कैनाल को विकसित करके पर्यटक के अनुकूल श्रीनगर के, जम्मू कश्मीर के डल झील के तर्ज पर उसको विकसित करने का हमने प्रस्ताव दिया था। ऐसे अनेक योजनाएं पाइपलाइन में है। मुझे लगता है कि सरकार उसको थोड़ा गति बढ़ाने की दिशा में काम करे तो आने वाला समय में यह पर्यटन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हब, और यहाँ के नौजवानों के हाथों में रोजगार भी उससे बढ़ेगा। और यह जो एकमात्र आसरा यहाँ, ये जो पत्थर खदान के रूप में जो सरकार को रॉयल्टी आती है, राजस्व आता है, इसके मार्ग को छोड़ करके अनेक करोड़ों रुपए का राजस्व भी सरकार को आएगा। पर्यटन के रूप में भी साहेबगंज जिला महत्वपूर्ण बनेगा। उस साथी को भी बहुत साधुवाद जिन्होंने उनके मन के अंदर जो चिंता थी उन्होंने रुचि दिखाया है। मुझे विश्वास है कि जो संरचनाएं हम लोगों ने खड़ी की है, अगर वो योजनाएं समय पर पूरा हो जाती है तो निश्चित रूप से पर्यटन के दिशा में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में साहेबगंज जिला भी जाना जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारे सवालों के जवाब बहुत बेबाकी से दिए।
और आपने बहुत सारगर्भित तरीके से सारी बातों को अपने हिसाब से रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और द झारखंड मेल के लिए आपने जो बहुत कीमती समय अपना निकाला, चूंकि आप जनप्रतिनिधि हैं और आपकी बहुत ज़्यादा व्यस्तताएं होती हैं, द झारखंड मेल की ओर से मैं नवीन आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद आपको भी नवीन जी, बहुत बहुत साधुवाद। कल किसी अन्य कार्यक्रम में किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र के किसी विधायक के साथ हम मिलेंगे, उनके राजनीतिक सामाजिक जीवन और उनके क्षेत्र की स्थानीय विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आप सब जो हमारे साथ झारखंड मेल पर जुड़े थे, आप सभी का, दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं। और कल 5 से 6 हमारे साथ आप जरूर उपस्थित हों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।